एक 26 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम शालिनी तिवारी होता है, उसे एक 50 साल के सिपाही से प्यार हो जाता है। वह सिपाही भी शालिनी को बेइंतहा प्यार करने लगता है। यह दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने का वादा कर लेते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि शालिनी तिवारी का जो नाम है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर उस रात शालिनी तिवारी के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज की कहानी। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक शहर, लगता है कानपुर। यहीं पर रहने वाले बाबूराम तिवारी और उस टाइम उनकी पत्नी संगीता होती हैं। एक बेटी जिसका नाम शालिनी तिवारी है, जिसकी उम्र 26 साल है। एक बेटा है जिसका नाम अमित है। बाबूराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश में फतेहपुर से रहने वाले होते हैं। बाबूराम किसी का काम किया करते थे, लेकिन वह सोचते थे कि कहीं बाहर भी कमाया जाए, थोड़ा बहुत कुछ पैसे हो। और फिर बाबूराम जो होते हैं वह सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को और बेटी को इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा और बड़ा अफसर बनाऊंगा। अपने बेटी को सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। बाबूराम पैसे से गरीब होते हैं, लेकिन सोच अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी होती है। इसलिए गांव को छोड़कर कानपुर में आते हैं और यहीं पर बर्रा कानपुर में एक किराए का रूम लेते हैं। और वहीं पर बेटा, पत्नी और बाबूराम अपनी बेटी के साथ 4 परिवार का रूम लेकर के किराए पर रहने लगते हैं। अब जो शालिनी बेटी है, एक कल्याणपुर में मेडिकल कॉलेज नर्सिंग होम में नर्सिंग कोर्स करने लगती है, पढ़ाई कर रही होती है। तभी दामोदर नगर में एक रूम लेती है किराए पर, अकेले रहने लगती है। यानी घर वाले जो है वह अलग रहते हैं और यह अलग रहने लगती है, अपना पढ़ाई लिखाई करती है और फिर नर्स का काम किया करती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। धीरे धीरे करके 3 साल बीत जाते हैं। जो बेटी है हर 1-2 दिन पर अपनी माँ के पास फोन लगाती है, फिर भाई के पास बातचीत किया करती थी। लेकिन 8 फरवरी से कोई फोन ही नहीं आया। 8 फरवरी 2024 से जब कोई फोन नहीं आता है तो धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। पिताजी भी बोलते हैं, जो बाबूराम होते हैं, बोलते हैं कि बेटी का फोन नहीं आया क्योंकि वह अपना ड्यूटी करती थी तो शाम को जरूर फोन लगाती थी, या फिर कभी अगर गायब होता था तो दूसरे तीसरे दिन फोन जरूर लगती थी। लेकिन आज लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, फोन नहीं आया है। तो जो बाबूराम होते हैं यह अपनी बेटी के रूम पर जाते हैं तो देखते शालिनी तिवारी का दरवाजा जो है रूम का बाहर से ताला लटक रहा है। अब वह सोचते हैं अस्पताल में चलते हैं, पता करते हैं, हो सके तो उसकी छुट्टी ना मिली हो और अस्पताल में हो। तो बाबूराम तिवारी फौरन अस्पताल जाते हैं और वहां पर पता करते हैं कि मेरी बेटी शालिनी तिवारी कहाँ पर है। तो जो अस्पताल के स्टाफ होते हैं बोलते हैं कि वह तो 10 दिन से अस्पताल में आई नहीं रही है। लगभग 18 फरवरी को बाबूराम गए थे हॉस्पिटल। तो बाबूराम को शंका सताने लगती है, ताकि मेरी बेटी गई कहाँ पर। तो पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करते हैं। बोलते हैं 10 दिन से मेरी बेटी फोन ही नहीं की और उसका पता भी नहीं चल रहा है। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हें पहले आना चाहिए था। बाबूराम बोलते हैं कि साहब वह दूसरे तीसरे दिन फोन करते थे, हमें लगा कि काम में बिजी होगी इसलिए नहीं की होगी। अब पुलिस वाले भी मामला दर्ज कर लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जो शालिनी है इसका फोटो ले लेते हैं, पता करने लगते हैं कि इस नाम की लड़की कहीं पर हो तो कोई बताएं। लेकिन पुलिस भी उतना सीरियस नहीं लेती है, सोचती होगी कहीं पर अपना ड्यूटी कर रही होगी। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, 2.5 महीने बीत जाते हैं। फिर से बाबूराम पुलिस के पास जाते हैं, बोलते हैं साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा है। 2.5 महीने हो गए, बाबूराम भी बहुत परेशान है, अलग अलग जगह पर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटी शालिनी का कोई पता नहीं चल रहा है। अब वह जाते हैं डीएसपी रविंद्र कुमार के पास, उनसे अपनी पूरी दुखड़ा सुनाते हैं। कहते हैं मेरी बेटी मिल नहीं रही है। तो रविंद्र कुमार जो है एक टीम बनाते हैं और फिर जो जांच है उसमें तेजी लाते हैं। वह फोटो अलग अलग जिलों में भिजवाते हैं, अलग अलग थाने पर भिजवाते हैं। अगर इस फोटो की लड़की अगर किसी को कहीं देखी हो तो बताएं। लेकिन कोई पता नहीं चलता है। तो जो रविंद्र कुमार जी हैं यह अलग अलग टीम बनाते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आती है, सर्विलांस टीम लगती है, फोर्स लगते हैं
और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जो शालिनी है उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है। पहले तो अगल बगल सब जगह पता किया जाता है। अस्पताल में पता किया था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलता है। तो लोकेशन जो उसका है ट्रेस किया जाता है। जो शालिनी है इसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है। और जब लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो लास्ट लोकेशन अयोध्या दिखता है, जहां अभी श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब लोकेशन दिखता है तो पुलिस सोचती है कि आखिर अयोध्या गई है लास्ट लोकेशन, क्योंकि वहीं पर दिख रहा था। तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना एक बार इसका कॉल डिटेल देख लिया जाए कि किसी और से अगर कोई बात हुई हो। तो अब पुलिस जब कॉल डिटेल निकलती है तो उसमें एक व्यक्ति है, एक नंबर है जिससे बहुत ज्यादा बात हुआ था शालिनी का। और जब उस नंबर में उस नाम को पता किया तो पता चलता है कि यह जो नाम है यह मनोज नाम के किसी व्यक्ति का है। और जब मनोज का लोकेशन ट्रेस किया 8 फरवरी का तो पता चलता है कि एटा में राहुल नाम का एक व्यक्ति है। मनोज और शालिनी तीनों का वहीं पर लोकेशन दिखाया और उसके कुछ ही घंटे बाद अयोध्या में शालिनी का लोकेशन दिखाने लगा। और पुलिस मनोज के पीछे पड़ती है कि पहले मनोज को पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि आखिर शालिनी को जानते हो, शालिनी कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम में तो वही साथ में था। अब पुलिस मनोज का जो लोकेशन है ट्रेस करने लगती है। इधर जब पुलिस को एटा में लोकेशन मिला था इन तीनों का, राहुल और मनोज और जो शालिनी तिवारी है, तो पुलिस एटा में जाती है। जहां पर लोकेशन मिलता है वहां के आसपास लोगों से पता करती है कि आज से लगभग 3 महीने हो चुके थे। लगभग 3 महीने पहले यानी 8 फरवरी को कोई यहाँ पर लाश देखी थी, कोई भी कुछ आपको दिखा था। अब वहां की जो क्षेत्रीय एटा पुलिस होती है उनके पास जब जाती है तो वह जो पुलिस वाले होते हैं बोलते हैं हाँ, मतलब यहाँ कानपुर की पुलिस को एटा पुलिस बताती है कि देखिए लाश मिली थी, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। उसका चेहरा जो है पूरी तरह से बर्बाद था। और हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया तो यह चीज स्पष्ट हुआ कि उसे मारा पीटा गया है। लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि पता हो जाए कि कहाँ की है। जब कोई नहीं पता हुआ तो एटा पुलिस जो है उस लाश को दफन कर देती है। अब लाश दफन हो गई थी क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। तो कानपुर की पुलिस बोलती है कि किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी क्या, कि कोई लड़की गुम हुई थी। तो एटा पुलिस कहती है कि नहीं, हमने आसपास बहुत खोजबीन किया लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कराई गई थी। तो पुलिस अब उस डेड बॉडी को निकलवाती है और देखती है, पोस्टमार्टम करती है। और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि वह शालिनी तिवारी का ही था। अब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मारा किसने और क्यों मारा। तो पुलिस वह पहले से ही जानती थी कि राहुल और मनोज जो है वह साथ में थे और लास्ट लोकेशन एटा में था। तो पुलिस फिर से कानपुर आती है, फिर से ट्रेस करती है कि आखिर मनोज जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो पुलिस का जो लोकेशन होता है जब लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वह कानपुर के ही वेस्ट साइड में मिला। तो पुलिस जाती है मनोज को पकड़ने। जब मनोज को पुलिस पकड़ कर ले आती है तो मनोज ने जो हकीकत बताई वह बहुत ही चौंकाने वाली थी। मनोज बताता है कि शालिनी तिवारी को मैं प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था, और 8 फरवरी को हमारी शादी होनी थी। फिर वह कहता है कि मेरा सपना था कि शालिनी तिवारी मेरी हो। उसकी उम्र लगभग 26 साल थी और मैं 50 साल का, लेकिन मेरा सपना था कि उसे अपनी दुल्हन बनाऊं। मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। फिर वह बताता है कि हम 8 फरवरी को जब शादी करने जा रहे थे तो शालिनी ने मुझे बुलाया, कहने लगी कि वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं भी बोला कि मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन शालिनी कहने लगी कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसने मना कर दिया। कहने लगी कि नहीं, शादी नहीं करूंगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मनोज बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे जान से मार डाला। उसकी लाश को पूरी तरह से जला दिया और चेहरे को जला दिया ताकि कोई पहचान ना सके। पुलिस फिर मनोज से पूछती है कि साथ में राहुल कौन था। तो मनोज बताता है कि वह मेरा दोस्त है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं और यही था कि हम दोनों ने मिलकर मार डाला। तो यह पूरी कहानी थी दोस्तों। लेकिन दुखद घटना थी कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना ज्यादा परेशान था, कितनी मेहनत किया था। बाबूराम और संगीता अपनी बेटी के लिए कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन एक तरफ प्यार की वजह से जान चली गई थी। दोस्तों, यह दुखद घटना थी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना
ताकि यह जो एक तरफा प्यार है इसमें जाने ना जाएं। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।